जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, इसी का पाठ नागरिक शास्त्र। तो बच्चों आज हम लेसन 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2 संविधान निर्माण। पाठ का नाम है संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा परिचय बता दूं, उसके बाद में फिर संविधान की रचना कैसे की गई, क्या प्रारूप हुआ, किस तरह से हुआ, कितने व्यक्तियों ने काम किया और संविधान क्या चीज़ है, ये सब इस चीज़ के विषय में सब मैं सबकी जानकारी दूंगी, सबके विषय में बताऊंगी कि संविधान निर्माण, संविधान की आवश्यकता, संविधान की रचना और संविधान के मूल्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। क्यों डाला गया है कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम शुरुआत करते हैं या किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम उसका पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं, और प्रारूप तैयार करेंगे तो हमें उससे काम करने में आसानी होगी। अगर डायरेक्ट ही काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण एवं मूल्यों पर विचार करने से पहले इनकी रचना की पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है, परंतु भारतीय संविधान के संबंध में विशेष जानकारी से पूर्व यानी कि उससे पहले मूल्यों पर आधारित एक ऐसे देश के संविधान की रचना की जानकारी प्राप्त करना भी श्रेयकर होगा। यानी कि हमें उसका अब से पहले, हमारे भारत से पहले जिस देश में संविधान की शुरुआत हुई थी उसके बारे में भी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, जिससे विश्व के समक्ष एक नया आदर्श उपस्थित किया है। वो कौन सा है देश? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश के लिए किस प्रकार संविधान की रचना की। जैसे कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई शहर या कोई स्टेट, किसी उसमें दूसरा कोई नया काम होता है तो उसको देखकर दूसरा व्यक्ति भी करने लगता है। ऐसे ही देश, उसकी बात है देश की, कि दक्षिण अफ्रीका ने किस प्रकार से संविधान की रचना की। तो भारत, हमारे देश वालों ने भी ये देखा कि पहले उनका देखते हैं, उनका किस तरीका लिखा गया है, किस तरह से हुआ है, तो हम उससे फिर अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही प्रारूप उसका तैयार करेंगे। तो नंबर 1 आता है हमारा किसकी रचना के विषय में पहले हमें जानकारी, हम उससे ले रहे हैं सीख कि दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश के लिए किस प्रकार संविधान की रचना की। तो नंबर 1 है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। दक्षिण अफ्रीका तो सबसे पहला है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। हम उसकी रचना को देखते हैं, उसके बाद फिर अपने भारत के विषय में बताएंगे कि किस तरह से हुआ। तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना गया, यानी कि सबसे अच्छा दिन माना गया, क्योंकि इसी तिथि को, कौन सी तिथि को? 26 अप्रैल 1994 को, इसी तिथि को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में लगभग 350 वर्ष पुराने श्वेत दमन और रंग भेदपूर्ण साधन के युग का अंत हो गया था। और भारत के संदर्भ में जो कथन प्रचलित है, भारत का जो सदन है उसमें जो प्रचलित पहले मतलब चलती आ रही थी, तो वही दक्षिण अफ्रीका के संबंध में भी सत्य है। वह कथन किस प्रकार है
कि व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगे। व्यापारी बनकर कौन आए थे? ब्रिटिश। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था तो व्यापार करने के तौर पर वे भारत में आए थे। तो ठीक ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ कि व्यापार करने आए और वहाँ पे ही वो शासन करने लगे, वहाँ पे ही उन्होंने अपना राज्य करना शुरू कर दिया। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी और अवसर पाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन करने लगी। मौका देखकर उन्होंने वहाँ की सारी अच्छे से जानकारी ले ली है और वहीं पे ही वो उन्होंने अपना ही जमा लिया, अपना ही राज्य करने की उन्होंने शुरुआत की। आए थे व्यापार करने की, व्यापार के साथ साथ में अपना उन्होंने वहीं पे ठिया जमा लिया। और ऐसे ही ठीक भारत में भी हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन करने लगी और दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों को रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ा। रंगभीति वही काले, गोरे, श्वेत और अश्वेत लोगों के तो लोगों पर शासन करने लगी और दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों को रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ा, मजबूरी हो गई। और यहाँ पर भी भारत की तरह फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाई। अंतर केवल इतना ही था कि जहाँ भारत में संप्रदाय को आधार बनाकर फूट डाली गई, वो हमारा जो हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक ही था। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी श्वेत और अश्वेतों के बीच रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और रंगभेद की इस शासन नीति में अश्वेतों पर भयंकर अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किए। उन्हें श्वेतों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अपनी उन बस्ती में अपने भी वे लोग रहना सहना शुरू कर दें, उन्हें किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं थी। और साथ ही उन बस्तियों में काम करने के लिए भी उन्हें सरकार से अनुमति पत्र लेना पड़ता था। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर दें। तो नेल्सन मंडेला के कथनानुसार, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों का प्रभुत्व विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की कि जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रह सकें और सबको बराबर का सम्मान मिले। सबको सम्मान का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छी हस्ती वाला है तो उसी का सम्मान किया जाए, ऐसा नहीं है। सबको बराबर का सम्मान मिले और मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इस काम करने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इसी के अंदर आता है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। सत्रहवीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया, ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया, जैसे भारत को बनाया था। और भारत में उलट बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंगभेद की नीति से लोगों को उनकी चमड़ी के रंग रूप के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों का रंग काला, कैसा रंग होता था दक्षिण अफ्रीका के लोगों का? काला। परंतु आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था।
वे गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त तो उन्हें थी नहीं, और उनके लिए वे बगैर परमिट के, यानी कि बगैर परमिशन के, बिना किसी लिखित रूप में लेने के बाद भी वो कहीं जाकर कुछ काम कर सकते। अगर नहीं था तो वो नहीं जा सकते थे, परमिट पाकर ही वो वहाँ पर काम कर सकते थे, वरना उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। जैसे कि रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, मतलब कहीं भी जाकर वो अपने आप से कार्य नहीं कर सकते थे। उनके वे सब अलग अलग बने हुए थे, उन पर भी पाबंदी थी। शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए अंतर था, वो भी अलग अलग प्रबंध थे, यानी कि गोरे लोग अलग जाएंगे और काले अलग जाएंगे। सन 1950 में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। हड़ताल की, विरोध किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों होया जा रहा है, कि मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं है कि किसी स्कूल में चले जाए, किसी पुस्तकालय में जाए, या कहीं बस स्टैंड पे कुछ भी काम करने के लिए हम नहीं जा सकते बिना परमिट के। तो अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन श्वेत सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अगर वे बोलने की ज़्यादा कोशिश करते थे तो उनको या तो दंड दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। तो एक नए संविधान की ओर, इसी में ही अगला पॉइंट आता है, सेकंड नंबर, एक नए संविधान की ओर। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नेल्सन मंडेला ने कितना वो करा था, कोशिश करी थी कि चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनके खिलाफ संघर्ष जारी रखूंगा। तो दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन को सफलता तो मिली, लेकिन कितने दिनों बाद उनको, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक सजा काटनी पड़ी। कितने साल तक? 28 वर्षों तक। रंगभेद की नीति समाप्ति के कगार पर पहुंच गई, और उसके बाद श्वेत राष्ट्रपति डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। किसने अपनाया? राष्ट्रपति का नाम क्या बताया मैंने? डी क्लार्क। उन्होंने रंगभेद समाप्त कर दिया और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य अश्वेत दलों के साथ समझौते की नीति अपनाई। उसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया और पुरस्कार भी पाया। और मंडेला ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कहा कि मेरे लिए सब बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि श्वेत और अश्वेत, यानी कि मैं गोले और कालों में भेदभाव नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब बराबर हैं, बदले की भावना से मैं काम नहीं करूँगा, मुझे किसी से कोई ये नहीं है लेना देना कि ये किस तरह के लोग हैं, मुझे तो सबकी भलाई के लिए कार्य करना है। मेरे लिए सब बराबर हैं। वे श्वेत या अश्वेत आधिपत्य के विरुद्ध हैं, यानी कि वे उनके खिलाफ हैं, और ये देश सबका है, एक अकेले का हमारा नहीं है, या गोरों का नहीं है, या कालों का नहीं है, वो सबका एक है। सभी को भगवान ने बनाया, लेकिन वो अंतर मानते थे। तो वो चाहते थे कि मैं जब यहाँ का मैं राष्ट्रपति बना तो मेरे अंदर किसी के में भेदभावपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। और ये बात सही भी है कि देश तो सबका ही होता है, सभी इस देश के अंदर रह रहे थे। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के शब्द कौन से किस प्रकार के थे कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। जब उन्होंने भेदभाव करा नहीं, कोई अंतर नहीं माना उसमें, तो वो कार्य करने के लिए
सहमत हो गए, मतलब एक जगह कि हाँ हम इसमें काम करेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाई पर भरोसा था और वे इस मानने को तैयार थे, इस बात को मानने को तैयार थे कि वे कहते थे कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करें, ये ना समझे कि ये बुराई है, बुराई की तरफ ना जाए, अच्छाई की तरफ ही वे ध्यान दें। तो अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। अब आता है अगला हेडिंग आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना। देखिए, इसके दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना जो है वो निम्न प्रकार है, लेकिन मैं नेल्सन मंडेला के विषय में पहले भी बताया और अभी भी उसी के उसमें बता रही हूँ कि नेल्सन मंडेला के शब्दों में दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। इतिहास जो हमारा बीत चुका समय और अब आने वाला जो, तो इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपनी रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। जो हमारा समय बीत गया तो उसको हम बार बार अगर दोहराएंगे, तो किसी भी चीज़ को हम अगर दोहराते हैं, अपने साथ भी जब बीतती है, अगर हम बीता हुआ समय को दोहराएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते उसमें, क्योंकि पीछे ही ध्यान चला जाता है। पीछे को हमें भूलना चाहिए और हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। तो वो अनुमति नहीं देंगे उसको दोहराने की। और इतना ही नहीं, यह अपने देश को सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ऐसा नहीं है कि इसमें भेदभाव होगा। स्त्री और पुरुष, काम तो स्त्री भी बराबर करती है, पुरुषों से ज़्यादा काम करती है बल्कि अब तो। संविधान का अर्थ, सही में संविधान का अर्थ क्या है? देखिए, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है और संविधान क्या करता है, तो इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की हमने रचना वहाँ से देखी कि किस तरह से किया गया, तो अपने भी भारत में फिर इस तरह से हुआ। और हमारे भारत में भी व्यापार करने आए थे, वो यहीं पे ही वो करने लगे थे, ठीक ऐसे ही वहाँ पे हुआ था। तो उससे हम साझा कर सकते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक है। अगर हम कोई चीज़ लिखित में रखते हैं तो हमें लिखी हुई चीज़ वैसे भी वो याद रह जाती है। तो लिखित संविधान की आवश्यकता है। अगर हम लिखकर कोई काम नहीं करेंगे, कोई चीज़ हमने लिखकर नहीं रखी और हम उसे भूल गए, तो फिर दोहराते रहो, याद नहीं आता है सही से। और लिखा हुआ होगा, अगर भूल भी गए तो उसे दोबारा से देख लो, फिर हमारा वो वहीं से याद आ जाता है कि हाँ हमने वो उस टाइम पे वो काम किया था, या ये करने की सोची थी, या ये होना था।
इसलिए लिखित संविधान आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है और कुछ कहते हैं ज़रूरत है। ऐसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। वो कहते हैं, कुछ बोलते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, फिर भी उसकी जो गणना होती है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है। परंतु यह तर्क गलत है। संविधान का अर्थ संकुचित माना जाता है कि संविधान सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह है, जबकि संविधान का सही अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम, विनियम ये सब आ जाते हैं, चाहे वे लिखित हो अथवा अलिखित। जेलिनेक राइटर के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, अपितु अराजकता फैल जाएगी। अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो किसके सामने हम क्या पेश करेंगे कि ये इस तरह का कानून है या इस तरह की बात है, या ये आपको अच्छा करने के लिए ये चीज़ मिलेगी, या बुरा कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको क्या दंड दिया जाएगा। और लिखित में होगा तो वो दिखाया जाता है, हर किसी को पता होता है फिर। तो उन्होंने कहा कि यह अराजकता फैल जाएगी अगर लिखित संविधान नहीं हुआ। और दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ बताया गया उससे संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। सभी नागरिकों की आस्था सरकार में होनी चाहिए। नागरिक चाहे बहुसंख्यक हो अथवा अल्पसंख्यक, उन्हें सरकार पे जो भरोसा रहता है कि उनके हितों की रक्षा अवश्य होगी। जब लिखित में संविधान है और कोई भी काम होता है तो उनको प्रत्येक नागरिक को ये होता है कि हमारे अच्छाई के लिए हमारी रक्षा होगी, हमारे मतलब सुनवाई होगी इसमें। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाली सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे अच्छा कानून है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग कहीं भी रह रहे हो, किसी के भी बीच में हो, तो आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। और संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, पहला यह साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। वो भरोसा बनाकर रखता है, विश्वास होता है उस पर। और दूसरा स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैलने का अधिकार होगा। मतलब कोई अच्छा कार्य होगा तो उसको फैलाने में एक दूसरे को पता लगेगी तो वो दूर तक जाएगी और अच्छाई का पता लगता चलेगा, भाई वो काम ऐसे हुआ या उसने ऐसे किया या उस नेता ने ऐसा अच्छा काम किया, या हमारी सरकार ऐसा कर रही है, दूसरे देश में ऐसा हो रहा है। और तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है यह जरूरी नहीं है कि वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना बहुत जरूरी है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। फ्रांसीसी क्रांति इसी से पहले उसमें पढ़ाई थी हिस्ट्री में, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी थी और उसके बाद अन्य देशों ने भी वहाँ से सीख मिली थी उनको भी कि क्रांति के बाद क्या क्या हुआ। तो फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह प्रचलन शुरू हो गया और प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन वाले देश में एक लिखित संविधान अवश्य होना चाहिए। सबने सोचा कि ये लिखित संविधान जरूरी होना चाहिए, ये लिखित संविधान है तो उस पर हमारा देश अच्छे से चल सकेगा।
तो जो मैंने पढ़ाया था अब था हमारा हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि क्यों ज़रूरत है हमें। अगर लिखित संविधान होगा तो हमारे को किसी भी काम की कोई परेशानी नहीं होगी, हर नागरिक को इसकी जानकारी होगी। अब थर्ड टॉपिक आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का नाम। देखो जितने भी ये हेडिंग लिखते जा रही हूँ आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए करो। अगर कॉपी पे लिखे हुए होंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस पैराग्राफ में ये है। तो जितने भी है मैंने आपको पहले तर्क बताए कि कितने 3-4 बताए थे कि इनमें प्रमुख है, तो वो थे सब इसके अंदर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अब आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका हमने इससे पहले इसमें बताया देख लिया कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से हुआ और फ्रांस की लड़ाई के बाद में ये प्रचलन शुरू हो गया कि लिखित संविधान होना जरूरी है, होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारतीय संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों से बना और भारत जैसे विशाल देशों में संविधान बनाना आसान काम नहीं था। इसी समय में देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की, जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था उसकी भी बहुत परेशानी उन्होंने झेल ली थी। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट गया था, तो भारत को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी और भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी विनाश और दहलाने वाला अनुभव था। हर किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि हर देश में ऐसा हुआ कि 2 हिस्सों में बंट गया है, लेकिन हमारा भारत जो था हिंदुस्तान वो 2 देशों में बंट गया था। और जब 2 देशों में कोई चीज़ जाती है, 2 जगह जाती है, तो देखो नुकसान और यह खामियां तो भुगतना ही पड़ता है। संविधान निर्माण का रास्ता साफ कैसे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें पहले उसका रास्ता निकालना पड़ता है कि यहाँ से ये काम सही रहेगा। इसका टॉपिक आता है संविधान निर्माण का रास्ता। देखिए कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। संविधान जब लिखा गया कितने व्यक्तियों ने काम किया और कितना दिमाग लगा और कितने समय में हुआ और किस किस तरह से लिखा गया, बहुत बड़ा काम था ये। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने के वरन यानी कि अपने समाज को जगाने के कि हमारे जो देश में अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे थे और हम भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, तो इस वजह से था कि हमारे भारतीयों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। मान ले वो शासन कर भी रहे हैं तो बर्ताव भी तो अच्छा रखें। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने की वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। और आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए और इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। तीखा होता है कि अच्छे विचार होने चाहिए, किस तरह से चलेगा किस तरह से नहीं चलेगा, कोई भी काम गलत ना हो, किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण कार्य ना किया जाए।
तो इन बुनियादों पर लगभग सभी लोगों की सहमति बन चुकी थी। सभी चाह रहे थे कि हाँ, हमारे देश में इस तरह से बर्ताव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है कि काम अधिकतर हमारे भारतीयों पर करवाते थे अंग्रेज लोग, और अपने आप वो अधिकारी की पोस्ट पर रहते थे और अपने आप की अपने देश में भी को भी बढ़ा रहे थे और साथ साथ में अपना भी वो कर रहे थे, और हम भारतीयों को नीचे ही ले जाते जा रहे थे वो। तो सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। कितने नेताओं ने लिखा था? 8 नेताओं ने। और सन 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। उस रूपरेखा को तैयार करने के बाद में हमें उस काम करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम डायरेक्टली कुछ करेंगे तो कहीं कुछ छूट जाएगा या कुछ उसमें गलत हो जाएगा। तो आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा? उन्होंने सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसका संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान का निर्माण करने के लिए शुरू करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर भी सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। हालांकि अंग्रेजी शासन ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। वो ऐसा नहीं था कि सभी को वोट दिवाते थे, क्योंकि अगर सभी को दिवाएंगे तो उन्हें लग रहा था कि कहीं हमारा जल्दी यहाँ से पत्ता साफ ना हो जाए। और इसके आधार पर जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। सन 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इनमें बनी सरकारें भी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पूरी तरह व्यवस्था से अपना लिया गया, और जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद, कौन से सन में? 1935 का भारत सरकार कानून, और आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतित और बहस जो हुई थी उनमें बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। जब किसी मुद्दे पर कोई बहस चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा ही निकल कर आता है। और हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त रूस में हुई समाजवादी क्रांति, फ्रांसीसी की क्रांति के बाद में रूस की क्रांति हुई थी। तो रूस में जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति के बाद रूस में जो समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक एवं आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, पहले जब फ्रांस की लड़ाई हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, उससे सीख मिली कुछ, फिर रूस की हुई, उससे भी मिली, और उसके बाद भारत में आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन तो पहले से चल रहा था, लेकिन वहाँ से उनसे देखा कि इतनी क्रांति के बाद में कितना सुधार हुआ है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो ठीक ऐसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। लेकिन संविधान के दायरे में काम होगा तो वो सबके लिए बराबर कानून होगा और सबको उसमें उनका हक मिलेगा या उनकी सुनवाई होगी या उनमें उनको सम्मान मिलेगा किसी भी तरह का, तो लिखित में ही होगा। संविधान सभा का निर्माण बहुत अड़चनों के बाद हुआ, बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, बहुत सारे नेताओं ने इनका वो क्या प्रारूप तैयार किया। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट हेडिंग डाल दो, संविधान सभा का निर्माण, ये था हमारा संविधान निर्माण का रास्ता कैसे निकाला।
संविधान सभा का निर्माण। तो युद्ध समाप्त होते ही सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। वो मिशन क्या था कि कैबिनेट मिशन के आगमन के साथ साथ संविधान सभा के गठन का कार्य प्रारंभ हो गया, परंतु इसका गठन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। किस किस में मतभेद हो गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इस मतभेद का मुख्य कारण ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। 3 समूह में बांटा जाना, तीनों समूहों को अलग रहने या संघ में मिल जाने की छूट आदि थे। 9 दिसंबर संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया। कितने उसमें हुआ? 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया और इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तेज बहादुर, सरोजिनी नायडू, ये नाम जिनके भी नाम बोले ये विशेष नाम हैं। सरोजिनी नायडू के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जितने भी नाम बताए ये सब इसमें उल्लेखनीय है, यानी कि ये सब इन्होंने काम किया, इन्होंने मिलकर। तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से सदस्य थे इसमें? तो देखिए अब संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा का निर्माण हो गया, उसके बाद सदस्य और उसके बाद उसका प्रारूप समिति का गठन। तो सबसे इसमें पहले बताती हूँ कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा का एक निर्वाचित संस्था थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा हुआ था और भारत के विभिन्न भागों और वर्गों के प्रतिनिधियों को इसमें स्थान मिला। वो कौन कौन थे कि मैं उनके नाम बता रही हूँ आपको। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य और डॉक्टर सच्चिदानंद थे वो थे अस्थायी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी सदस्य थे। क्या क्या नाम बताए मैंने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद थे अस्थायी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी सदस्य। और प्रारूप समिति का गठन प्रारूप समिति का गठन उनतीस अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और इस समिति ने
काफ़ी सोच समझकर संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और इसे 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया गया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान के प्रारूप की स्वीकृति। संविधान सभा संविधान के प्रारूप संविधान के प्रारूप की स्वीकृति। देखिए, जब पेश किया गया तो उसको स्वीकार कैसे किया गया, किसको श्रेय जाता है संविधान लिखने का? डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान के प्रारूप की स्वीकृति संविधान सभा में 144 दिनों तक विचार होता रहा। कितने दिनों तक विचार होता रहा? 144 दिनों तक। उसमें 2473 संशोधन पेश किए गए। अब जब देखिए संशोधन पेश किए गए तो कितना लिखा गया होगा। संशोधन का मतलब है कि कोई काम गलत हो जाता है, कोई गलत लिखा जाता है और उसमें सुधार करना। तो कितने किए गए? 2473 संशोधन पेश किए गए और 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इस स्वीकृति संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। कितने अनुच्छेद बताए मैंने आपको? 395 और 22 भाग और तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान का उद्घाटन। किसी चीज़ का जब कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्घाटन तो जरूर होता है। और उद्घाटन के लिए जैसे मान लिया कोई निर्माण करता है, किसी का भी कोई भवन का निर्माण करता है, किसी भी तरह का होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ खाने पीने का भी होता है, क्योंकि उद्घाटन तो उद्घाटन है। तो संविधान का उद्घाटन, ये जितने भी मैंने आपको हेडिंग लिखवाए गए हैं सारे आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। नोट करने के बाद में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस हेडिंग के अंदर ये बातें, ये लिखा गया और इसके अंदर ये लिखा गया। भारतीय संविधान ऐसे ही नहीं है। हमारा जो देश है लिखित लोकतांत्रिक देश है और अंग्रेजों से जो छुटकारा मिला था और कितने लोगों ने इसमें दिमाग लगाया कि कैसे कैसे होना चाहिए, किस तरह से अच्छा चलेगा और सभी नागरिकों की भलाई के लिए सोचकर उन्होंने कार्य किया। तो संविधान का उद्घाटन। भारत के नए संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन से नवनिर्मित संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसके तत्पश्चात भारत गणतंत्र बन गया। जब पूरे भारत में लागू किया गया तो हमारा देश क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। और इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो तो
चैप्टर जितने भी कराए गए हैं आप उनको देखिए, समझिए, और ये पूरे संविधान का जिस पे हम आज भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले हमारे जो आगे भी पीढ़ी आएगी और आगे भी हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो आगे भी बच्चे हैं, तो वो भी इस संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। और संशोधन कुछ भी हो जाता है उसमें संशोधन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई लिखित में हो गया है और उसके बाद में मान लिया कोई संशोधन करना है तो उसको मिटा नहीं सकते, उसमें बढ़ा सकते हैं जो उन्होंने लिख दिया। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को कि हमारा देश किस तरह से कितनी परेशानियों को झेलकर कितने व्यक्तियों ने किस तरह से काम किया इसमें, और किस तरह से हमारा संविधान लिखा गया और कितने दिनों में लिखा गया और कितने व्यक्तियों ने किया। तो बच्चों ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, इससे नेक्स्ट कल कराएंगे। धन्यवाद।